हेलो बच्चों। आज हम अपने जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिफिकेशन कर लिया था पिछली क्लास में, आज उसका सेकंड पार्ट। जैसे न्यूट्रिशन के दो टाइप देखे थे हमने, ऑटोट्रोपिक और दूसरा हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक हमने कर लिया था, आज हम करेंगे हेटरोट्रोपिक और उससे आगे सिलेबस को बढ़ाएंगे। देखिए हेट्रो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हेट्रो क्या होता है। हेट्रो का मतलब होता है आदर्श, यानी कि दूसरे। और ट्रोपोस न्यूरिशमेंट होता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, न्यूरिशमेंट। तो यानी कि जो दूसरों से अपना न्यूरिशमेंट लेते हैं या दूसरों से अपना भोजन लेते हैं वो हेटरोट्रोपिक कहलाते हैं, हेटरोट्रोप्स कहलाते हैं। जैसे कोई भी एनिमल्स हो गया, कोई भी ह्यूमन बींग्स हो गया, और कुछ प्लांट है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे फंजाई। अब आप सोच रहे हो फंजाई कौन सा प्लांट होता है? जो आप मशरूम देखते हैं ना, सांप की छतरी हम जिसे बोलते हैं अपने देसी भाषा में, सांप की छतरी, या फिर जो जब मई का मौसम आता है तो जो अपना अचार वगैरह वो ख़राब होने लगता है, तो वो सफ़ेद सफ़ेद जो पार्ट होता है वो फंगस होता है, फंजी होता है वो। ठीक है, तो उसके पास क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, और उनका कलर ग्रीन नहीं होता है। वैसे क्लोरोफिल का कलर ग्रीन के अलावा भी होता है, लेकिन वो आप 11th क्लास में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल जिसके पास होगा उसका कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो फंजी के पास क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये क्या है, एक एट्रोपिक न्यूट्रिशन एग्जिस्ट करती है, यानी कि दूसरों से अपना भोजन लेती है। और बाकी तो अभी जानते हैं सब आप, जो ह्यूमन बींग्स है, मानव है, हम आप सब है, जो एनिमल्स हैं, वो सभी क्या है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिफिकेशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को पर निर्भर करते हैं। ठीक, अब देखिए इसकी टाइप देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के टाइप हैं, तो देखते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो डेड और डिकिंग, यानी कि मरे और सड़े हुए, डेड डिकिंग प्लांट और एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट है वो मर चुका, गल चुका है, ये जो एनिमल्स है जो सड़ चुका है, उनसे अपना भोजन लेते हैं। जैसे ये कीड़े मकोड़ नहीं होते बहुत ज़्यादा, जैसे आप कोई देखते होंगे, कोई आपका जानवर मर गया है आपके आसपास कहीं पे, तो वहाँ पर बहुत सारे वहाँ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, वो तो हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो छोटे छोटे जो और भी जीव आ जाते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिससे वो सड़ने लगता है, ताकि वो जो मरा हुआ जीव है उसको आराम से गला सकें, तो वो होते हैं सेप्रोफिटिक, यानी कि जो डेड से अपना भोजन लेते हैं, जो मरे हुए से अपना भोजन लेते हैं। जैसे आपने कभी सुना हो कि लोइन मरे हुए को नहीं खाता, अगर कोई मरा हुआ जीव है तो उसको नहीं खाता, कोई पशु है तो उसको नहीं खाता, तो सेप्रोफिटिक नहीं है भाई। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो मरे हुए को खा जाते हैं, तो वो कैसे होंगे, वो सेप्रोफिटिक होंगे। ठीक है भाई, इसमें एग्जाम्पल ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ फंगई, बैक्टीरिया, इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे, वो हमें इतना देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, जो डेड और डिकिंग से अपना भोजन लेते हैं। ठीक, अगर आता है पैरासाइट, पैरासिटिक। देखिए पैरासिटिक क्या होता है, जो किसी दूसरे की बॉडी पर रहकर अपना भोजन लेते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट। किसी दूसरे की बॉडी पर, यानी कि कोई प्लांट है उस पर, उससे कोई निर्भर है अपना भोजन लेने के लिए। अब इसमें दो पार्ट हैं, इसके दो भाग होंगे, दो टाइप्स का है, एंडोपैरासाइट और एक्जोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट और एक्जोपैरासाइट। अब यहाँ देखिए आप अच्छे से समझ जाओगे पैरासिटिक क्या होगा। देखो एंडो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब क्या होता है इनसाइड, और एक्जो मतलब होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ। ठीक, तो एंडो यानी कि जब कोई पैरासाइट किसी बॉडी के अंदर रह के अपना भोजन लेता है, इनसाइड द बॉडी, यानी कि होस्ट, होस्ट होता है, यानी कि जो बॉडी होगी वो होस्ट, इसको वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपने कभी देखा हो कि नीम में जो पीपल है वो उगाता है, तो जो पीपल है, या सॉरी कह सकते हैं हम, जो पीपल का पेड़ उसमें नीम उगाता है। ऐसे जो प्लांट उगाते हैं ना, एक पौधे पर दो उगाते हैं, हम देखते होंगे बहुत ज़्यादा बार, अगर आपने भी कहीं पर देखा हो आसपास तो आप नोटिस कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, तो जो मुख्य प्लांट होगा, जो पेड़ होगा जिससे दूसरा भोजन ले रहा होगा, जो मुख्य पौधा होगा उसको बोलते हैं होस्ट बॉडी। ठीक है, तो वो एंडोपैरासाइट का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। जो हम ये एग्जांपल देखते हैं पौधे वाले, ये होते हैं एक्जोपैरासाइट होते हैं, क्योंकि ये बॉडी के बाहर होते हैं, बॉडी के अंदर नहीं होते। जैसे वायरस, अभी कोरोना वायरस तो सभी ने सुना होगा, ये क्या बॉडी के अंदर जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोपैरासाइट बोलते हैं। ये बॉडी के अंदर से ही अपना भोजन बनाता है, जैसे किसी बंदे के अंदर चला गया, कोई इन्फेक्टेड है इससे,
तो उसके अंदर ही अपना भोजन लेगा। ठीक है भाई, उसको बोलेंगे एंडा पैरासाइट। इसमें कुछ एग्जांपल है, टेप वर्म, राउंड वर्म, जी केचो वगैरह होते हैं, ये ऐसे ही करते हैं, ये बॉडी के अंदर जाके अपना भोजन लेते हैं। ठीक है भाई, अगला है एक्जो पैरासाइट। जो एक्जो पैरासाइट अभी बताया मैंने आपको, जो बॉडी के बाहर रह के अपना भोजन लेते हैं। जैसे आपने अमर बेल का नाम सुना हो कभी, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में कहेंगे कस्क्यूटा, जिसको साइंटिफिक टर्म में हम कहेंगे। ये एक प्लांट पैरासाइट है जिसको अमरबेल हम जिसे बोलते हैं। आपने इसका कलर भी येलोइश होता है, कभी देखा हो तो। ये एक प्लांट पर पूरी तरह फैल जाती है ऊपर ऊपर उसके, और उससे अपना भोजन लेती है। ये उसको हार्म करती है, ठीक, उसका जो भोजन है वो खुद लेती है, और उसको कुछ बेनिफिट देती नहीं है उस प्लांट को। तो ये एक जो प्लांट है पैरासाइट है किस्कोटा, ये एक्जो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। तो एक्जो पैरासाइट क्या होगा, जो बॉडी से अपना भोजन ले लेकिन आउटसाइड रह के। और एंडो क्या होगा, जो पैरासाइट किस में इनसाइड हो बॉडी की। आप इस नोट्स को देख सकते हैं, इससे अपना जो नोट्स आप अपने नोटबुक इससे बना सकते हैं, वो देख लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ केवल यहाँ पे। अगला आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या आता है, होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, वो एनिमल्स हैं, ये होलोजोइक में आते हैं, क्योंकि जो मोस्टली एनिमल्स टेक द होल फूड, जो भोजन लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद द एंजाइम्स। भोजन खा के जो उसको डाइजेस्ट करते हैं ना एंजाइम्स की हेल्प से, वो होलोजिक न्यूट्रिशन में आते हैं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एनिमल्स हो गया, और ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव हो गए। ठीक है भाई, ये होलोजिक न्यूट्रिशन हो गया। अब देखिए होलोजिक न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट भी होगा हमारे लिए। तो कौन कौन से स्टेप होंगे, देखियो। पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, पहले सबसे पहले बस जो न्यूट्रिशन है, तो सबसे पहले भोजन लेंगे हम, तो टेकिंग फूड, पहले भोजन लिया इन्होंने, इसको प्रोसेस को नाम दे क्या दिया, इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन। डाइजेशन का क्या होता है कि जो जो कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल में तोड़ देता है, यानी कि जो एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं उनमें तोड़ देता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम भोजन लेते हैं वो कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होते हैं, और डाइजेशन में क्या होता है, उन पार्टिकल्स को तोड़ दिया जाता है और सिंपल पार्टिकल्स में बन जाता है, ताकि उनको आराम से ऑब्जॉर्व किए जा सकें, वो होता है डाइजेशन। उसके बाद होता है एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द बॉडी। अब जो भोजन पच चुका है ना, तो उसका कैसे यूटिलाइज करती है बॉडी, उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक भाई, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अगला है इजेशन। इजेशन होता है जो अब जो भोजन पच चुका है और एक वेस्ट के रूप में ही बच गया है, तो इजेशन होता है रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी कि जो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं था, वो बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया या किसी और वजह से वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसको क्या कर दिया, बॉडी ने रिमूव कर दिया, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजेशन। ठीक है भाई, तो ये होलोजिक न्यूट्रिशन हो गया। अब देखिए अब किस में बात करते हैं, ये न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भैया पूरा हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन की। ह्यूमन बींग्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होगी इनकी, देखिए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, आपने एलिमेंट्री कैनल का नाम सुना होगा। तो एलिमेंट्री कैनल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है भाई, बक्कल कैविटी। कहाँ से, बक्कल कैविटी। देखिए यहाँ पर मेरे पास डायग्राम नहीं है, अब आपने बुक होगी 10th की, आप उसमें डायग्राम देख सकते हैं, बक्कल कैविटी से लेके एनएस तक। ठीक है, ये बक्कल कैविटी होगी, यानी कि इसको हम पूरा बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है भाई, मेरे पास यहाँ डायग्राम नहीं है, मैं आप अपनी बुक्स में इसको डायग्राम देख सकते हैं। जैसे ये पेज नंबर भी आपको सामने दिया हुआ है, पेज नंबर 97 आपके एनसीईआरटी बुक है या और कोई भी बुक है, एनसीईआरटी बुक का है भाई ये पेज नंबर, कभी आप तो कोई रेफरेंस बुक हो उससे उसमें देख रहे हो, ये एनसीईआरटी बुक का है। ठीक, अब वहाँ से देख सकते हैं इसको। अब देखिए ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनसे होके, क्योंकि सबसे पहले देखो भोजन कहाँ जाता है, हम मुंह से खाना खाते हैं, तो सबसे पहले मुंह में गया, और फिर मुंह से कहाँ जाता है, इसोफेगस में। जैसे ये मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया माउथ, बस रफली देख लीजिए एक बार, और ये यहाँ से इसोफेगस, और ये थोड़ा स्टोमक होता है,
फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ गया। ठीक, ये माउथ से भोजन लिया। फिर जो ये बीच वाला पोर्शन होता है ना, बीच वाला, इसको बोलते हैं इसोफेगस। इसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पोर्शन, और उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये डायग्राम तो रफली है, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए जिसमें आपको ये डिफाइन कर दूंगा। ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, ये इस वीडियो में ये नोट्स हैं भाई, तो यहाँ पर मैंने इस बनाए नहीं है आपके लिए ये डायग्राम, तो यहाँ पर मतलब मेन बातें वही बताई आपको। देखिए अब आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ऑर्गन दिया हुआ है और ग्लैंड दी हुई है, कौन सी ग्लैंड है और कौन से एंजाइम में रिलीज करते हैं। ठीक, या फंक्शन और उनके फंक्शन क्या है। देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स बायोलॉजिकल बोल लूँ तो मैं इसको रिएक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्टर्स, जो बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं उनको प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं भाई। ठीक है, जैसे माउथ है, जब हम खाना लेते हैं तो सबसे पहले माउथ में ग्लैंड होती है, ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं भाई। माउथ में ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और ये सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। जो सबसे पहले भोजन पचने का काम शुरू होता है वो माउथ से होता है भाई, माउथ से होगा। और ये जो एंजाइम है ये इसमें हेल्प करता है। जैसे ये ग्लैंड एंजाइम रिलीज करेगी, ये भोजन के साथ मिलता है और उसमें स्टार्च होगा, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है भाई। ठीक, ये इनके स्ट्रक्चर स्टार्च और शुगर क्या आप 11th-12th क्लास में पढ़ोगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए इस लेवल पे। बस इस टाइम तो आप ये ध्यान रखिए कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है और इसमें एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, और ये इसका फंक्शन क्या होता है इसका आप ध्यान रखिए। ठीक भाई। अगला आता है स्टमक। इसोफेगस में देखिए कोई डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में डाइजेशन होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसोफेगस है उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, वो ना तो उसमें कोई ग्लैंड होती है और ना कोई एंजाइम रिलीज होता है। इसोफेगस एक जरिया है कि मुंह से जो स्टमक में वहाँ तक भोजन पहुँच सके, उसके थ्रू एक इसोफेगस एक नलिका है जिसके थ्रू भोजन स्टमक तक पहुँचता है। ठीक भाई। स्टमक, अब स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और जो क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए इनका फंक्शन क्या होगा, किल्स हार्म। यहाँ पर एसिड का नाम आपके सामने आया है, तो एसिड क्या करता है, ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है फूड के अंदर जो भोजन के थ्रू जाते हैं उनको मारता है। पहला तो फंक्शन ये होगा इसका। और दूसरा क्या होता है, मेक्स द मीडियम एल्कलाइन फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन। अब देखिए जो मीडियम है उसको एल्कलाइन बना देते हैं, यानी कि बेसिक बना देते हैं ये पेप्सिन के एक्शन के लिए। पेप्सिन भी एक अब एंजाइम है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है भाई। और ये किस में हेल्प करता है, डाइजेस्ट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अभी आपको इतना समझ भी नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा 11th में अच्छे से बताया जाएगा आपको। अब इस टाइम तो ये ध्यान रखें कि जो ये गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस हैं उन्हीं में आ जाते हैं ये तीनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है भाई। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो मीडियम है यानी कि जो भोजन है उसको एसिडिक बना के उसके साथ रिएक्ट करता है और उसको एल्कलाइन बना देता है ताकि पेप्सिन का एक्शन हो सके। ठीक है भाई। अब पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना, क्योंकि जो भोजन में प्रोटीन है उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अगला है म्यूकस। म्यूकस भी एक गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है, तो म्यूकस क्या होता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द कोरोजिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो ये एसिड है ना, एसिड तो आपको सभी पता है हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है बॉडी के लिए। तो कहीं ये बॉडी है जो स्टोमक की जो आउटर लेयर है उसको इफेक्ट ना कर दे, तो उससे बचाने के लिए ये म्यूकस होता है। ये म्यूकस क्या करता है, जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है ना उसको बचाता है, किससे, किसके एक्शन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से। अब देखिए फिर से बताता हूँ आपको मैं स्टोमक का ही सारा। स्टोमक में क्या ग्लैंड होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं। ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होते हैं, अभी तीनों है ना, एक तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस्ट्रिक जूस है, ये पेप्सिन भी गैस्ट्रिक जूस है, और ये म्यूकस भी क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। अब इनके वर्क, इसके फंक्शन मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं।
भाई हाइड्रोक्लोरिक बैक्टीरिया को मारता है और मीडियम एल्कलाइन बनाता है ताकि पेप्सिन का एक्शन हो सके। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को और म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है स्टमक की इनर लाइनिंग को। ठीक है भाई, अब इसके बाद जो भोजन है वो पहुंचा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे पहले एक लीवर होता है, ग्लैंड होती है जो लीवर। अच्छा, लीवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड भी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या होती है, लीवर होती है भाई। लीवर क्या सीक्रेट करता है भाई, बाइल जूस सीक्रेट करता है, मेक्स द मीडियम एसिडिक। ये क्या करता है, जो मीडियम उसको कैसा बनाता है, एसिडिक बनाता है, ताकि जो पैनक्रियाट, आप देखिए पैनक्रियाज जिसके साथ ही आएगी अगला, जैसे इसमें क्या पहले ग्लैंड कौन सी, लीवर है, और दूसरी क्या आती है, पैनक्रियाज आती है भाई। तो पैनक्रियाज क्या है, एंजाइम रिलीज करती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो क्या है, जूस रिलीज करती है, बाइल। जो लीवर है वो क्या रिलीज करता है, जूस रिलीज करता है, बट लीवर कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता। इस बात का आप ध्यान रखिए कि लीवर कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता, और एंजाइम कौन रिलीज करेगा, पैनक्रियाज रिलीज करेगी। तो बाइल जूस का क्या काम हुआ, जो मीडियम है, यानी कि जो बचा हुआ जो भोजन है, जो मिक्सअप है, भोजन का मिक्सचर है, उसको कैसा बनाता है, एसिडिक बनाता है। ठीक भाई, अब देखिए आगे। अब आप सभी को पता है लीवर का मुख्य काम क्या है, कि जो फैट है उसको डाइजेस्ट करना लीवर का मुख्य काम होता है भाई। ठीक है, यानी क्या करते हैं, इससे डाइजेशन तो नहीं होता लीवर में किसी प्रकार का, लेकिन क्या करते हैं, फैट मॉलिक्यूल हैं, जैसे बाइल जूस इसमें एक्शन हुआ बाइल जूस का, तो जो फैट सब्सटेंसेस हैं उनके क्या केस ने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया, जैसे लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स उनको स्मॉलर में तोड़ दिया, और उसके ऊपर एंजाइम्स हैं वो आसानी से एक्ट कर सकते हैं। तो इसके दो काम है बाइल जूस के, एक तो इसने मीडियम को यानी कि मिक्सर को एसिडिक बनाया, और दूसरा क्या किया, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ दिया ताकि एंजाइम्स पे आराम से एक्ट कर सकें। अब इसमें दूसरी ग्लैंड कौन सी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो है पैनक्रियाज भाई। तो पैनक्रियाज देखिए, पैनक्रियाज क्या रिलीज करती है भाई, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। अब पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से हैं वो देखिए 3 प्रकार के पैनक्रियाटिक जूस हैं। एक तो माइलेज है, बस वैसे तो और भी हैं लेकिन अपने सिलेबस में फिलहाल 3 ही पढ़ना है हमें। ठीक भाई, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। ठीक है, एमाइलेज क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको किस में तोड़ता है, उनको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है भाई। ट्रिप्सिन है उसको किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है भाई ट्रिप्सिन। और लाइपेज है वो फैट है उसको फैटी एसिड या एसिड ग्लिसरॉल में रिलीज करता है। तो आपको इधर ये ध्यान रखना होगा भाई, देखो जो आपको दे देगा अमाइलेज किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो आपको यह ध्यान रखना होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है भाई, अमाइलेज करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है भाई। और लाइपेज क्या करता है भाई, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है भाई। ठीक भाई, आपको इतना पता होना चाहिए भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया भाई। ठीक, अब आगे देखिए, आगे अब बात करें रेस्पिरेशन की भाई। हम ये हमारे यहाँ डाइजेशन हो गया है, और एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए डाइजेशन की, रेस्पिरेशन की। ये आपके लिए नोट्स है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे मैं एनसीईआरटी पूरी करवाऊंगा तो वहाँ पर आपके लिए नोट्स नहीं बन पाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा, आप वहाँ से समझ लेना, जितना आप उतार सकें उतार भी लेना चाहिए, नोट करना चाहिए वो नोट कर लेना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो इसी वीडियो में दे रखे हैं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखने ही रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक भाई, अब देखिए एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन भाई आ रहा है इसके साथ साथ रेस्पिरेशन आएगा भाई यहाँ पे। दूसरा है एनएरोबिक, एक है एरोबिक और दूसरा है एनएरोबिक। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो होता है एरोबिक, और जो बिना ऑक्सीजन के होता है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है वो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप सोचोगे सर हम सांस लेते हैं भैया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेते हैं, वो क्या होता है एरोबिक, और जो जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसमें सांस कैसे लिया जाएगा, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं जो ऐसे प्रोसेस जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसको फॉलो करते हैं। कुछ और भी जीव हैं जैसे ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं, एरोबिक में आते हैं, और मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ वो किसको फॉलो करते हैं, एनारोबिक को फॉलो करते हैं। तो देखिए इसको डिटेल से, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है भाई। ठीक, अब इसको कन्फ्यूजन है भाई कभी, क्योंकि देखिए एरोबिक और जिसके आगे आपको पता है ए लग जाए वो थोड़ा नेगेटिव मीनिंग कर जाता है। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन, और एन लग गया यानी कि नहीं,
नोट कर दीजिए। और नोट है ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, अब्सेंस हो। ठीक है भाई। तो एरोबिक में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, जब हम लेते हैं ना ऑक्सीजन, सॉरी रेस्पिरेशन करते हैं तो रिएक्शन होती है, और जो प्रोडक्ट्स क्या बन के आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे हम ऑक्सीजन तो लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उसके साथ कुछ वाटर रिलीज होता है भाई। ठीक भाई। अब हम दिखाई नहीं देता चलो वाटर वगैरह कुछ, लेकिन हम तो मुख्य प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को मानते हैं, लेकिन भाई वाटर भी रिलीज होने के साथ होता है। जैसे जो एंड प्रोडक्ट्स हैं जिसकी रिएक्शन की, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। और क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है भाई इसके साथ, मोर एनर्जी इज रिलीज, और टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, कहाँ पे है, जो सेल आपने पढ़ा, जो सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है, सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन है वो भी इसी प्रोसेस के दौरान होता है, और इट अकर्स इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। यह लगभग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या होगी। अब जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। तो ये बने कहाँ से, ये देखिए अभी ये दे रखा है इक्वेशन आपके पास। ग्लूकोज की रिएक्शन हुई पायरुवेट से, और क्या क्या बना, CO2 बना, H2O बना, और क्या निकली, एनर्जी इसमें रिलीज हुई। तो ये रिएक्शन थी। आपको पूछे एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, ग्लूकोज प्लस में, ये प्लस लिख लेना, ग्लूकोज प्लस में पायरुवेट, और क्या इसका प्रोडक्ट बना है, CO2 प्लस में H2O और एनर्जी, यानी कि जो निकला है वो CO2 निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इसमें निकली है। दूसरा देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन भाई। हम एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई भाई। ठीक। एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल बनेगी और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जो एनर्जी है वो लेस होगी, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, मोर एनर्जी, इसमें क्या होगी, लेस एनर्जी रिलीज हो रही है। ये किस में होता है, साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। और ये किस में होता है भाई, ओनली साइटोप्लाज्मा में होता है भाई। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का एरोबिक में, और इसमें क्या होगा, एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस होता है भाई। और ये तो सभी ऑर्गेनिज्म से होगा एरोबिक तो, और जो एनारोबिक वो किस में होगा, कुछ बैक्टीरिया में होंगे, कुछ यीस्ट होंगे, और कुछ हायर टिश्यू ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब सर्टेन टिश्यू ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो बड़े ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर कुछ होता है। ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स में कब होगा, विगोरस एक्सरसाइज के दौरान किस में होगा, ह्यूमन बींग्स में होगा, जब ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो क्या होती है, कम होती है। देखिए वैन द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द सप्लाई। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो बॉडी में कैसा रेस्पिरेशन होगा, फिर एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड तो पहले से ज़्यादा हुई, और ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक। तो ये ह्यूमन बींग्स में भी होता है भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन वो सर्टेन कंडीशन है। जब विगोरस का मतलब होता है हम अच्छी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं ना, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उसको बोलते हैं विगोरस एक्सरसाइज। ठीक है भाई। और मसल सेल रेस्पिरेट एनारोबिकली फॉर सम टाइम, क्या होता है इसमें, क्या होता है, मतलब यही बता रखा है भाई, जो मसल सेल वो कैसे रेस्पायर करती हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं कुछ टाइम लिए। अब यीस्ट में इनकी इक्वेशन क्या होती है, देखिए इनमें इक्वेशन अलग अलग बनेगी सब में, एंड प्रोडक्ट तो भाई क्या बनता है वो देखते हैं। जब यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इक्वेशन क्या होती है, ग्लूकोज की रिएक्शन किससे हुई, पायरुवेट से हुई भाई, और क्या निकला, इथेनॉल निकला, प्लस में H2O निकला, प्लस में क्या निकली, एनर्जी निकली। ठीक भाई। क्या क्या निकली इसमें, इथेनॉल प्लस H2O प्लस में एनर्जी निकली भाई। भाई देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक कर रखा है इसने, जैसे ये इथेनॉल प्लस H2O थोड़ी आएगा, बाय प्रोडक्ट क्या बनाया था हमने ऊपर, इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, इसको काट के क्या लिख लेंगे हम, इथेनॉल प्लस में CO2। ठीक है। ईस्ट में इक्वेशन क्या बनेगी, इथेनॉल प्लस में CO2 की इक्वेशन बन जाएगी। और जो ह्यूमन बींग्स में उनकी मसल्स में कौन सी एनारोबिक इक्वेशन बनेगी, ग्लूकोज की पायरेट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और लैक्टिक बन जाएगा, लैक्टिक एसिड इसमें बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन आपके ध्यान होनी चाहिए भाई, दोनों की दोनों इक्वेशन। इसमें क्या बनता है, इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस में एनर्जी निकलती है, और जो मसल्स में होगी, ह्यूमन मसल्स में, उसमें क्या होगा, ग्लूकोज की रिएक्शन होगी पायरुवेट की प्रेजेंस में, और लैक्टिक एसिड और एनर्जी इसमें रिलीज होगी भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना रखते हैं बस केवल। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम आपके लिए डिफाइन करना है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स हैं इनका भी आपको डिफाइन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कीप शेयरिंग और वीडियो, यानी कि आप वीडियो को शेयर करते रहे ताकि आपके जो और भी बहन भाई हैं वो इसको देख सकें। तो ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।